ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां थी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, रदरफोर्ड मॉडल इज लाइक सोलर सिस्टम and the gravitational force between the planets is given by the expression F is equal to G m1 multiply m2 upon r square। देखिए सबसे पहले रदरफोर्ड जो मॉडल है वो एक सोलर सिस्टम की तरह बताया गया है। उन्होंने बताया था कि सोलर सिस्टम में सन तो बीच में है न्यूक्लियस की तरह, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेनेट की तरह चक्कर लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके लिए एक लॉ बनाया गया था। उनके बीच में जो फोर्स होता है वो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यानी G तो जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और m1 और m2 जो प्लेनेट बॉडी उनके बीच उनका मास है। दो प्लेनेट बॉडी कोई सी भी जो भी प्लेनेट है या सन, और उनके बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर। यानी उनके बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो G इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोलर सिस्टम की तरह उन्होंने बताया था कि एटम के चार तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लगेगा। इसी लॉ के अकॉर्डिंग, जहाँ K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया और Q1 Q2 चार्ज हो गया दो बॉडी के, जो भी बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के बीच में या इलेक्ट्रॉन के बीच में, और ये उनके बीच की हो गई डिस्टेंस r स्क्वायर। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो इस फोर्स और इस फोर्स के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, देखिए द कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन विल बी, हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विल गो एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन और स्पीड। हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों चक्कर लगाएगा तो वो कांस्टेंट स्पीड से लगाएगा, तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। लेकिन जब वो डायरेक्शन चेंज करेगा, जो एक सर्किल में चक्कर लगाएगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड में थोड़ा चेंज होगा, जिससे उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन पैदा होता है तो व्हेन एक्सेलरेशन कम फ्रॉम चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। जो मैक्सवेल जो एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग अगर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा तो फिर ये डेफिनेट है कि एक्सेलरेशन पैदा होने के कारण जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी बाहर निकालेंगे, और वो रेडिएशन के रूप में निकालेंगे। देखिए, तो व्हेन एक्सेलरेशन कम फ्रॉम चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी, यानी कि एनर्जी किस रूप में आएगी, रेडिएशन रूप बाहर आएगी। और जब ये रेडिएशन रूप में आएगी तो द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। जो ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो श्रिंक होते चले जाएंगे, और लास्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, और जो एटम है वो एक परमानेंट नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी हो गया एक तरह का, और वो खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। तो इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻8 सेकेंड टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। यानी इतने सेकंड में ही वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चले जाएंगे, जो ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो एटम परमानेंट है। तो बट दिस नॉट हैपन, ये नहीं होता है। दस वी कैन से रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। यानी जो स्टेबल होता है, जो एटम स्टेबिलिटी है एटम की, एटम एक स्टेबल है, वो ये नहीं बता पाया रदरफोर्ड मॉडल के एटम स्टेबल किस प्रकार है, क्योंकि इसके रूल के अकॉर्डिंग तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाने चाहिए और एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा सके। दूसरा, इट्स से नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार तरफ इसमें बताए थे, इनका किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, कौन सी शेल ऑर्बिट में कितने होते हैं, ये भी नहीं बता पाए। और साथ में ये इनकी एनर्जी के बारे में भी नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। तो इस प्रकार रदरफोर्ड के दो मेजर ड्रॉबैक थे जिनकी वजह से इसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी।